अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर समत धुंध है, हर आवाज़ में इस्तराब और हर फैसले के पीछे अंदेशों का शोर है। एक तरफ रियासती इस्तेहकाम का दावा है तो दूसरी तरफ अवामी बेचैनी की वो लहर जो किसी भी लम्हे बंद तोड़ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अब किसी वाज़े नजरियाती लकीर की बजाय इंतशार की अलामत बनती जा रही है। जो जमात कभी एक पेज की सियासत को कोसने में पेश थी, आज खुद कई सफ़ात में बटी दिखाई देती है। अंदरूनी इख्तलाफात अब बंद कमरों की सरगोशियां नहीं रहे, बल्कि खुले आम बयानात, खामोश बगावतों और मुतजाद हिकमत अमलियों की सूरत में सामने आ रहे हैं। मफाहमत से मज़ाहमत का जो बयानिया कभी इनकलाबी लगता था, आज वो खुद अपनी समत से महरूम नजर आता है। यानी ना मुकम्मल मज़ाहमत, ना संजीदा मफाहमत, बस एक मौलक कैफियत। बात करें सुहेल आफरीदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की तो एक ऐसी तस्वीर जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। क्या वाकई बर्फ पिघलने लगी है या ये महज सिफारती मुस्कुराहटें हैं जो कैमरों के बंद होते ही सर्द पड़ जाती हैं? हुकूमती हलकों की सियासत हमेशा दरवाजे खुले रखने की रही, जबकि पीटीआई के गिरदो नवाह में अब ये एहसास पनप रहा है कि मुकम्मल महाज़ाराई ने दीवारें खड़ी कर दी हैं, रास्ते नहीं। असल सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये है कि मुल्क आखिर कहाँ जा रहा है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल की राय हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात करेंगे। मशरिक़ वुस्ता महज एक खित्ता नहीं रहा, ये इस वक्त पूरी दुनिया के ज़मीर का इम्तिहान बन चुका है। ताज़ा सूरत हाल में कशीदगी वक्ती नहीं, तहदार है। ऐसी आग जो बज़ाहिर गजा में भड़क रही है, मगर इसकी लपेट आलमी सियासत तक फैल चुकी है। ट्रंप और ईरान के महाज़राई ने खित्ते को एक बार फिर गैर यकीनी के दहाने पर ला खड़ा किया है, जबकि इसराइल का किरदार तवाज़ुन से ज़्यादा तसादुम को हवा देता दिखाई देता है। ताकत का इस्तेमाल हिकमत नहीं होता और खामोश हिमायत जुर्म से कम नहीं। इस तमाम शोर में पाकिस्तान का उभरता हुआ मुस्बत आलमी इमेज एक गैर मुतवक्के मगर हौसला अफजा हकीकत है। मुतवाज़न मौक़िफ़, सिफारती संजीदगी और इंसानी उसूलों पर खड़ा बयानिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार आवाज़ के तौर पर मनवा रहा है। सवाल अब यह है कि क्या दुनिया इस आवाज़ को सुनेगी या एक बार फिर ताकत की गूंज में सच जाएगा? इस सब पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले सियासी सूरत हाल पे बात होगी और उसके लिए हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आगाज़ हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले सियासी गुफ्तगू हम करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई है, इस पे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की हम राय लेना चाहेंगे। नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सर, मुलाकात के बाद बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं। एक आवाज़ ये कह रही है कि सियासी बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। कुछ र्यूमर्स ये भी कह रही हैं कि हुकूमत ने एक ऑफ़र तैयार कर ली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश की जाएगी। सर, ऑफ़र की जो र्यूमर्स हैं वो तो आपको पता चल गया होगा क्या ऑफर है। सर, ये पसे पर्दा चल क्या रहा है? क्या ये वाकई कुछ सेटलमेंट होने जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। पहली बात तो यह कि आपकी दोनों बातें जो एक ही है कि सियासी बर्फ पिघल रही है, और दूसरा यह है कि अगर कोई ऑफर किया तो ज़ाहिर है सियासी बर्फ पिघली ही है होगी, तो कोई ऑफर भी किया होगा। देखिए, पहली एक असूली बात कर लें, ये जो मुलाकातें होती है ना, ये ऑल ऑफ ए सडन नहीं होती। ये कई दफ़ा हमें पता चलता है कि मुलाकात हो गई है, कई दफ़ा पता चलता है कि होने वाली है, और कई दफ़ा बिल्कुल ही पता चलता है। और इसके बावजूद तीनों मदों के अंदर पीछे बैक चैनल कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। ये एक राब्ता होता है और उसके अंदर किस जहत का होता है, कब वो किस नौयत में उसके अंदर वार्मथ आती है, एक गरमाइश आती है, उसके अंदर एक ज़्यादा एक मिलावट की शिद्दत आती है, या उसके अंदर सर्दमहरी आती है। ये मुज़ाकरात के अंदर हो रहा होता है। और ये किसी जगह भी देखें, जैसे आपने देखा कि अमेरिका और ईरान के अंदर कितनी बड़ी टेंशन है, लेकिन कोई एक चैनल नहीं काम कर रहा। अभी तो कल उनकी मुलाकात परसों हो रही है टर्की में अमेरिका के वजीर खारजा की और ईरानी वजीर खारजा की, लेकिन और भी कई छोटे छोटे जगहों पे उनके कई लेवल पे सेक्रेटरी खारजा, ओवल ऑफिस, जो है पेंटागन, स्टेट ऑफिस, सारे कर रहे होते हैं। तो ये एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के कोई 8, 10, 15 चैनल जब से इमरान खान अंदर गया खुले ही होंगे।
और कईयों की हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ जाती थी, कईयों को पता चलता था कि इस स्नैच तक बात पहुंच चुकी है। आदम स्वाति साहब ने भी इसका अंदिया दिया था खुला के। अमीन गंडापुर साहब ने बताया था कि हम ऑलमोस्ट किसी मुआहदे में पहुंच गए थे। और इसके अलावा मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि उनके फ्राम हॉर्सेस मऊद के जो इन मुज़ाकरात में इमरान खान साहब की तरफ से शरीक हुए थे या दूसरी तरफ से, तो उनसे भी मुझे खातर खा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि स्नैच पे थे। तो चुनांचे ये तो उसी कंटिन्यूटी थी और ये अच्छा खुश आइंदा है कि लोगों के सामने भी आ गई है। जब मुलाकात हुई तो बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, कुछ ना भी कहें तो दोनों की जब बातें खुली थी मुलाकात के अंदर, ये खास होता है। आप जब किसी तस्वीर देखें तो उसी से अंदाजा लगा लें कि ये मुलाकात के अंदर जोशो खरोश है, जज्बा है, एक दोस्ताना माहौल है और एक बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल है, या सरमैरी है, कम दोस्ताना है, कम सरमैरी, ये सारी चीजें एक लम्हे में तस्वीर सामने रखें और उसको डिसाइफर करें और उसके बाद सामने आ जाएगा। तो एक अच्छी पेशरफ्त है। सब कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा नाज़ी साहब, यानी अगर ये सिलसिला चल रहा है, एक फिक्र ले ले जी, वो ये कि इससे ज्यादा होगा। मेरा ख्याल है कि जो अमलन जो होगा ना, शायद इससे ज्यादा हो जो मामला तय हुए होंगे और हो सकता है वो सियासी हुई होंगे। वहां पे तो उन्होंने बताया ना कि हमारे एक वर्किंग जो गेट टुगेदर थी, तो उसमें यह है कि हो सकता है और हो नहीं भी हो सकता कि इससे ज्यादा बहुत सारे मामला तय हो गए हों और बहुत ही पेशरफ्त हो। आज बुशरा बीबी की फैमिली को उनसे मिलने की इजाजत दी गई है और उसके जरिए से एक तरीके से वहाँ पे इमरान खान साहब की सेहत के बारे में भी आ गया। तो ये लगता ये है कि अब कुछ चीजें मूव हो रही हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं एक आप और सवाल पूछूं, वाक़ई साहब आप कुछ पूछना चाहें? अच्छा नाज़ी साहब, जाहिर है इस वक्त ये जो मुलाकात है ये ज़ुबान ज़दाम है और लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो एक तरफ तो देखिए कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद उनसे मुलाकात उनके लिए कॉल की और उन्होंने मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया और मुलाकात भी बड़ी तफसील से हुई और इसके बाद कोई एलामिया भी जारी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि उसकी कोई तफसीलात सामने आई हों। अब हम सारे लोग बैठ के यही समझ रहे हैं कि यकीनी तौर पर इसमें इमरान खान की रिहाई के बारे भी बातें हुई होंगी और कोई आइंदा सियासी लाहे अमल जिसमें कोई एक दूसरे के साथ कॉपरेशन या कोई मुज़ाकरात की सूरत निकल सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये बातें हुई होंगी? देखिए जी, पहली बात यह है कि अभी हमें अंदाजे से तो कम से कम मैं तो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। कि अगर वो इसको अखबार में रखना चाहते हैं और अगर इसमें अखबार में हम उसको जांचने में कामयाब हो जाते हैं तो अखबार तो ना हुआ, या हम अंदाज़ा कर सकते हैं अखबार तो ना हुआ। दूसरी बात यह कि कामयाबी सिर्फ ये नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब की रिहाई होगी, ये भी तो हो सकती है कि इमरान खान साहब फर्ज किया जेल में बैठने के लिए साल के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो ये भी तो कामयाबी है कि इसमें भी इमरान खान साहब की रजामंदी शामिल होगी किसी और नतीजे को हासिल करने के लिए। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के पास जितनी सियासत की गुंजाइश मौजूद है उतनी सियासत उसके करीब जो कुर्बो ज्वार में भी किसी को नहीं है। भूल जाएंगे हुकूमत में कौन है, भूल जाएंगे हुकूमत के इत्तेहादी कौन है। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, जवाइयाँ भी इस मुल्क में रहती हैं, हम सारे जानते हैं, हम सारों की शक्लें देख के लोग हमारे साथ सियासत डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त सियासत के अंदर जो कमान या जो उनके गिरफ्त में जितनी सियासत है किसी के पास नहीं है। तो चुनाचे सियासी रोल अदा करने पे अगर इमरान खान साहब अपने आप को अलहदा करके तहरीक इंसाफ को उसको थोड़ा आज़ाद करके उनको अदा करने दें और जैसे कि 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी आई, जैसे कि 2013 में मुस्लिम लीग नून आई, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी आ जाए जिसके अंदर उनको क्लिप करके महदूद पैमाने पर इक़्तिदार दिया जाए और फिर उसके बाद मर्जियाँ निकाल दिया जाए, मर्जियाँ रख दिया जाए, जो कि हम पिछले कमोपेश 35 साल से 1988 से लेके 2004 तक ये 2024 तक ये खेल देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा उम्मीद यह है कि कोई ना कोई पेशरफ्त हुई है। सही हतमी क्या है कि उसमें आए इमरान खान की रिहाई, बनी गाला के अंदर मुंतकिली या इमरान खान साहब की ये रजामंदी के ठीक है यार मुझे आराम से एक साल में कर लेता हूँ
और मैं मुझे बाहर ना निकालो, उससे मेरी बदनामी होगी, जैसे शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मुझे बाहर ना निकालो। ठीक। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान है वो कौन सबसे ज़्यादा पहुंचा रहा है? जो पार्टी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो कियोस की सूरत हाल है, पार्टी के अंदर तमाम रहनुमाओं का एक पेज पे ना होना, या सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई जाती है? शेख वकास अकरम ने शोहदा पे जो तनकीद करने वाले थे उनसे लाताल्लुकी का इजहार तो कर दिया है, लेकिन सर ये जो सोशल मीडिया जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है, और दूसरा ये जो आपसी इख्तलाफात हैं, इन दोनों में से डेंजरस कौन सा है? देखिए जी, एक अजीबोगरीब हम चीज़ है, बड़ा ही एक बड़ा तफसील तलब जवाब है, लेकिन मैं इसको बुद्ध हर्फ नहीं कहूँ कि तहरीक इंसाफ को नुकसान कहाँ पहुँचा है। अगर उसकी सियासत जो है जनवरी 2025 जो फरवरी 2025 की सियासत 2024 से बेहतर है, और 2026 जो है 2025 से बेहतर है, और 2025 2024 से बेहतर है। 7 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 उनके इलेक्शन के बाद एक दिन उनको ज्यादा मुवाफिक है, तो सियासत तो कामयाब है। सियासत इक़्तिदार तो होता नहीं है। दूसरी जहाँ तक पॉपुलैरिटी है वो तो टस से मस होने पर तैयार नहीं। असल बात जो आप पूछना चाहती है कि उनकी जो तंजीमी मामलात जिस क्योस का शिकार है जी, मेरा ख्याल है कि लीडरों को ये लगा खाता, खुद इमरान खान साहब को जो मिजाज है उनको ये वारे नहीं खाता कि पार्टी की लीडरशिप जो है जिसके बारे में उनको पहले से कमाकूम मालूम था। पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि जो लीडरशिप है वो एक लम्हे में कंप्रोमाइज हो जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अभी जिंदा थे, अभी उनको फांसी नहीं लगी थी, तो उनकी जो बहुत टॉप के जो लीडर थे 8-10 या 15-16, उनमें से तकरीबन सारे के सारे जो हक साहब के साथ बैठे थे, जतोई क्या, पीरजादा क्या, कौसर नियाज़ी का नाम लेते हैं, लंबी एक कहानी है, उसको उस तफसील में ना जाए। ठीक। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का सगा भाई और सारी पार्टी देखती नहीं कि वो सजेशन के साथ कंप्रोमाइज है। भूल जाए जो मुंह जबानी क्या बातें करते हैं। ऐसी हकीकत तो ये है कि वो सजेशन के साथ बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को अबेंडन कर चुके हैं। 2019 में नवाज शरीफ साहब वोट नहीं देना चाहते थे, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को कि मुंह से कहलवाया कि हम वोट देना चाहते हैं। यही हाल तहरीक इंसाफ का है। उनकी पार्टी कंप्रोमाइज है। इमरान खान साहब ने उनकी हालात से फर्क कर दिया। उनको जो गालियां पढ़वाते हैं, सोशल मीडिया के कंट्रोल में पार्टी चली गई है, उससे क्या नफ़ा नुकसानात हैं ये कोई और बहस है। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल जो है मुहारत से सोशल मीडिया के अंदर पार्टी दे दी है, और सोशल पार्टी वर्कर जो है जो असल ताकत है इमरान खान साहब की, जो पाकिस्तान की आवाम है जो इमरान खान साहब के जुड़े हुए हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी, वो क्यों लेते हैं, वो कमांड लेते हैं, वो डायरेक्शन लेते हैं सोशल मीडिया से। सही। अच्छा नियाज़ी साहब, इससे पहले आपने यकीनन हमारे प्रोग्राम में खबर ये दी है, आप ये समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं। तो सर इससे पहले हम देख रहे थे कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बात तो होती थी, लेकिन सीरियसनेस नज़र नहीं आती थी। वो क्या बात बनी जिसकी वजह से सीरियसनेस शो हुई? क्योंकि मुज़ाकरात, एक पार्टी कहती थी कि हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करती, दूसरी ऑफर तो करती थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलते थे। तो सर वो एक रूट कॉज क्या बनी जिस पे हुकूमत खास तौर पे सीरियस हो गई और मुज़ाकरात के लिए वाकई मान गई? मैं तो पहले भी आपको कह चुका हूँ कि ये बात जो है इस तरह नहीं है होता कि उनको मान गई नहीं मान गई, सारे एक ही पेज पे होते हैं। आप अंदर की कहानी क्या बताएं, हमारे दोस्त हैं, सबसे मिलना होता है। जो हुकूमत के भी जो बंदे कल मुताका बैठे थे, मेरी इनसे सबसे बिल्कुल ज़ाती रब्ता है। KP के जो है सोहेल आफरीदी है वो बरखुरदार है। वज़ीर आला भी हल्फ नहीं उठाया था तो मेरी उससे बातचीत हुई थी। अभी उसने वज़ीर आला इलेक्ट होने के बाद, हल्फ उठाने के बाद उसका फ़ोन आया था, उससे बातचीत हुई। तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उस वक्त मुज़ाकरात क्या हो रहे होंगे, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड पता है, जो कि मैं यहाँ के बताने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी कोई अहमियत है उस चीज़ों की। ये मैं आपको हतमी तौर पर बता सकता हूँ कि ये एक 3 महीने 6 महीने की काविश है या 2 महीने की, जब से सोहेल आफरीदी बना है, और उसके अंदर उसने किस चीज़ को कब उन्होंने तश्तबाम करना है, किस चीज़ को कब उन्होंने पीछे रखना है, अखवा में रखना है, ये वो चीज़ें हैं जो कुछ सामने आया है। उसने कम से कम इतना हुआ है कि टीवी टाइम में जो इमरान खान ने फिर किसी और भाई टीवी टाइम ऑक्यूपाई कर रखा है। बाकी जो अली मीर गंडापुर है तो उसमें क्या था, वो नहीं कहता था मैं कफन पहन के आऊँगा, वो नहीं कहता था मैं बगावत करूँगा, वो नहीं कहता था मैं अपनी पुलिस लेके आऊँगा, मैं चढ़ा दूंगा, मैं पंजाब पे हमला कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बात ऐसी मुख्तलिफ की है जो हम हमेशा कहते हैं। हम भूल जाते हैं कि
अली अमीन गंडापुर के क्या बयानात होते थे? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम मरने मारने के लिए पंजाब आ रहे हैं, हम ये करने आ रहे हैं, वो करने। बाद में वो कहते थे कि ये काम मैं नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, फिर आगे वो कंप्रोमाइज होते थे सारे के सारे। तो एक ये बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है जो कि उन लोगों के लिए जो कि इस मामले को देख रहे हैं करसे से उनके लिए तो नहीं है, जो इस सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जो बंदे पेरिफेरी बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, वाजिबी इल्म रखते हैं पाकिस्तान की सियासत के इसरार और रमूज का, तो उनके लिए बड़ी कोई मुश्किल सूरत हाल है कि जी कोई समझ नहीं आती। मेरे कोई ऐसी बात ही, मैं तो हमेशा कहता था, पहला कॉलम लिखा था कि सोहेल आफरीदी भी उसी तनख्वाह पे काम करेगा जिस पे अली अमीन गंडापुर तकरीबन साल काम करके। सही सही 1.5 साल, 2 साल। अच्छा न्याज़ साहब, जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत सोहेल आफरीदी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है? आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, क्राइसिस ये है कि कंफर्टेबल हो भी जाए फर्ज किया और ये बात मेरे और आप तक पहुंच भी जाए या हम इसको एंडोर्स कर दें, तो रात को सोहेल आफरीदी की जो असल ताकत है, तहरीक इंसाफ का जो उसका तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है, वो क्या करेगा? वो उसका बेड़ा गर्क करके रख देगा। तो इसलिए अगर है तो भी नहीं पता चलेगा और अगर नहीं है तो भी नहीं पता चलेगा। तो ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये तो एक बिल्कुल ही मैं नहीं समझता हूँ कितना कोई ज़्यादा अहम सवाल है। अहम सवाल ये है कि हुकूमत और सोहेल अफरीदी के दरमियान कोई बात हो रही है, तो आया इमरान खान साहब जो है उसको किस हद तक एंडोर्स करते हैं जी? कि इमरान खान साहब खुद भेजते हैं। आजम स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा हमने जो टास्क खुद दिया हुआ, आखिर 6:30 बजे मुलाकात मैं और आप तो नहीं करते थे, कुछ जगह तो नहीं करती थी, यही जाके आजम स्वाति साहब भी 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जेल में जाके मिले थे। 7-8 बजे नहीं को इजाजत थी, तो जब उन्हें कहा जी हम करते हैं तो सोशल मीडिया गालियां देते हैं। यही बेचारे मुझे सारे यही कहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। ये इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद होंगे, वाक़ा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। न्याज़ी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि बानी पीटीआई इस पूरे प्रोसेस को, ये जो मुफाहमत का अमल चल रहा है, जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है, आप बसीरत रखते हैं सियासी कि ये आगे जाएगा और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, वो इसको कितना एंडोर्स करते हैं? उनकी कितनी रजामंदी इसमें शामिल है और कितनी मालूमात उन तक है इस चीज़ की? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इसका पता ऐसे चलेगा कि अगर अगले हफ्ते बहनों की मुलाकात हो गई तो समझे कि इमरान खान साहब ने जो है फिर दोबारा मुलाकात का चैनल जो है उसको वो इनकरेज कर रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते अगर बहनों की मुलाकात हो गई जी, सख्त बयानात आने बंद हो गए, तो समझे कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात उसी की कंटिन्यूटी थी। सही। वो ये नहीं था कि सोहेल अफरीदी ने ये कहा होगा कि मैं आऊंगा, तो ये उनका कि जेस्चर थे कि पहले में सिर्फ सोहेल अफरीदी आएगा, थोड़ा अच्छा तासुर। अच्छा न्याज़ी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बताइएगा कि ये ऑफर को एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी हिकमत अमली होगी? कर लेना चाहिए? क्या करेंगे? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? इमरान खान जी जी जी, देखिए इमरान खान कंफ्यूज्ड आदमी है। अच्छा। इमरान खान साहब, मुझे कोई ये कहना कि इमरान खान साहब जो है वो कोई किसी असूल पे खड़े हैं, तो मैं मानने पर तैयार नहीं हूँ। क्योंकि ये जब उन्हें अली अमीन गंडापुर, गौर साहब, वकास, ये आजम स्वाति साहब, हमारे सारे दोस्त हैं, इनको जब फील किया तो वैसे सैफ साहब तो मुज़ाकरात ही करना चाहते थे। एसोसिएशन चाहती है कि इनका मामला की हिम्मत लगे ताकि वो बाकी कामों पे तवज्जो दें और मुल्क के अंदर कोई सियासी स्टेबिलिटी है वो तब भी आएगी कि इमरान खान साहब जो है और एस्टैब्लिशमेंट के मामले में ये किसी सिरे चढ़े, किसी एक तरफ लगे, जो भी होना हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे अगला पाकिस्तान क्या होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जो है अगर अकल करें, और मेरा तो वो करते हैं नहीं करते, मेरा है कि उनको अपनी जान बचा के एक कर लेना चाहिए। उनकी सियासत खत्म नहीं होगी, लेकिन एक बात मेरी जो है लिख दें और अगर हमेशा के लिए काट दें, इमरान खान साहब का सियासत के अंदर रोल उसी तरह खत्म हो गई है जिस तरीके नवाज शरीफ साहब का आज रोल खत्म हो चुका है सियासत में। सही। आप ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब 2013 में आ गए, तो सर फिर उनकी पार्टी का क्या बनेगा? 2004 में आ गए,
नहीं, पार्टी तो यही तो है, पार्टी उनको चाहिए, सेशन को पार्टी तो चाहिए कि वो एक्टिव रहे, उसको इक़्तिदार दें और पता चले इमरान खान को इक़्तिदार मिला, जैसे नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार दिया हुआ है। ये नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार है। वजीरों के बयान सुने हैं कभी, असेंबली की तकरीर सुनी है? नवाज शरीफ साहब का कभी नाम उनके मुंह से निकला है किसी फेडरल मिनिस्टर का? वजीर आजम भी तो बिस्मिल्लाह करते, कभी अभी लीडर का नाम लिया वजीर आजम साहब ने? ये मेरा काम है। देखो मरियम नवाज साहब बेचारी ने कुछ ना कोई वाले साहब का नाम जिंदा रखा हुआ है। एग्जैक्टली पार्टी जो होगी इसी तरीके से इमरान खान साहब के नाम के बगैर वो उनके इस्तेमाल में जब आ जाएगी, वो हमेशा करते हैं पीएस पार्टी को इस्तेमाल में रखे हैं, नहीं होगी तो उसको उसी तब फिर पीएस पार्टी का मेमो गेट होगा, मुस्लिम नून का जो है वो जो होगा, क्या कहते थे वो, पनामा लीक्स होंगी, 2014 के धरने होंगे, इसका भी यही हाल होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को बिकॉज ऑफ द पब्लिक सपोर्ट एसोसिएशन की दिली ख्वाहिश होगी कि घेर के एक दफा इक़्तिदार में बिठाया जाए, क्योंकि पब्लिक को एंगेज करना है। सही, इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से इस तरह है कि वो पब्लिक इमरान खान साहब के साथ कनेक्टेड है। बाकी साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप आखिर में? अच्छा न्याय साहब, ये जरा पूछना है कि जब पहले तो हर बात बानी पीटीआई से पूछ के होती थी, और चूंकि सुहेल अफरीदी इस वक्त जो इक़्तिदार का पीटीआई का ग्रुप है उसमें सबसे अहम तरीन है, क्योंकि वो वज़ीर आला हैं केपीके के। क्या इस मुलाकात से पहले आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को एतमाद में लिया गया या उनको बताया गया कि जी हम ये मुलाकात कर रहे हैं, और इस बारे में उन्होंने कोई एजेंडा या कोई बातचीत या कोई बाहर से उनका राब्ता? आपका क्या ख्याल है सर? करीना की आस है कि उनसे पूछा गया होगा, लेकिन नहीं भी पूछा गया होगा, कोई पता नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि सुहेल अफरीदी वगैरह ने, ये नहीं कहूँ कि ये मुलाकात करते नहीं, वो जरूर करते, लेकिन वो उन्होंने कहा होगा कि भाई इसके अंदर बेहतरी यही है कि आप जाके उनके साथ बात करें, क्योंकि ये किसी मतलब मैं उसकी अब क्वालिटी पे नहीं करता हूँ कि किस तरह की बात हुई होगी, लेकिन ज्यादा इम्कान ये है कि सुहेल अफरीदी जो है उनको इमरान खान साहब से कोई ना कोई टेसिट ओवर्ट सीक्रेट कोई ना कोई कंसेंट मिल गई होगी। नहीं सब ये देखें कि हुकूमत पंजाब ने 8 फरवरी को जो पीटीआई अपना पावर शो दिखाने का ऐलान कर चुकी है, और 8 फरवरी को ही बसंत का जो सबसे बड़ा शो है, ज़ाहिर है इतने सालों बाद ये शो जो हो रहा है, ये बसंत हो रही है, तो लोग किस तरफ जाएंगे? क्या वो उस जलसों में शामिल होंगे या वो बसंत मनाएंगे? ये कैसी है? जी साहब ये भी बता दें, आप बसंत मना रहे हैं? आप वागा साहब ने को मनाई और बुला लिया तो वैसे तो मुझे मेरा फोन भरा पड़ा नोटिस। आपने देखिए आपने ऑन एयर ये बात कर दी है और हमने आपको बुलाना है और फिर आपने आना है। नहीं मैं अच्छा जरूर यकीन है वागा साहब, मेरा फोन भरा पड़ा दावत मैं हैरान हूं कि लोग ऐसे जैसे भरे पड़े थे। नहीं ये आपने देखिए ना, इस तरह टीवी पे तो कम ही वादा किया होगा ना, अब ये तो ऑन एयर है ना सर, आप ये तो रिकॉर्ड पे है ना। अगर आप नहीं बात नहीं किया, ये मैंने वागा साहब आपसे मांगी है इन्विटेशन, तो वह कैसे नहीं होगा जब मैंने मांगी और आपने मोहब्बत से मुझे एक्सटेंड कर दिया है। शुक्रिया। देखिए जी 2-3 बातें, वो एक मीर तकी मीर का शेर है कि नाहक का मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे है सो आप करे, हमको अब्बस बदनाम किया। पता नहीं ये पंजाब हुकूमत का प्रोजेक्ट है या पीछे किसी और का प्रोजेक्ट है, लेकिन जहां तक ये है कि बसंत के अंदर अगर लोग ना भी बनाते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि 8 फरवरी का शो फ्लॉप होना, तो उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ पिछले 3-3.5 साल से ये शो कर रही है। सारे शो फ्लॉप अपनी क़यादत में के सहूला हुए हैं। तहरीक इंसाफ को जितनी नाकाम हड़तालों का तजर्बा है ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पार्टी को नहीं है। ये फिर कहते हैं हमने फिर हड़ताल करनी है, अब क्यों कामयाब होगी? जब इसी 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के बाद यौम सियाह मनाया था एक जुमे को कि जिस दिन मार्केटें बंद होती हैं और लॉकडाउन कराया था, तो क्या हुआ था? ये अभी हम भूल जाते हैं। ये अभी कुछ 2 साल पहले 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन हुआ तो 2 हफ्ते बाद इन्होंने यौम सियाह मनाया था। जी 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 ये जो ये तरसीलात ज़र रुकवाई थी, कोई किसी मद में कामयाबी हुई आज तक?
तो ये तो इनका शो उसी तरह ही नाकाम होगा। अब तो वैसे ही बेचारे एक अरसे से गलियां सड़कों ठीक है आपको लगता है न्याजी साहब कि ये शो जो है वो फ्लॉप होगा? बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपका कीमती तज्जिया हमेशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा आपकी सियासी बसीरत से और कीमती तज्जियों से बहुत सी खबरें निकलती हैं और आज भी बहुत सी खबरें आप हमें दे गए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसको कन्फर्म भी कर दिया है कि जो अमरीका और ईरान ताल्लुकात हैं उसमें कुछ बेहतरी आई है और पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश की गई है। ये क्या चल रहा है और क्या रियलिटी है इसमें जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल हमारे सामने है और इस सब में जो ईरान अमरीका ताल्लुकात हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि उसमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है और साथ ही साथ दफ्तर खारजा ने ये कन्फर्म किया है कि अमरीका और ईरान में सालसी के लिए पाकिस्तान को पेशकश भी की गई है। यानी जो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज है वो अब पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान को सालसी की पेशकश, ये ताल्लुकात, कितनी बेहतरी इसमें आ सकती है और क्या होने जा रहा है, सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जॉन हुसैन साहब, ईरानी जर्नलिस्ट, और इसके साथ साथ डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आयर एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगी कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आप किस तरह से पाकिस्तान के किरदार को देख रही हैं? सालिसी की पेशकश हुई है, किस तरह से पाकिस्तान ये किरदार मजबूत तरीके से निभा सकता है? क्या शराइत हो सकती हैं? क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, लास्ट प्रोग्राम में मैं और जॉन साहब, मुझे चैनल ज़हन में नहीं आ रहा, उस पे थे और एक बात पे जो है हम दोनों ही ये बात कर रहे थे कि ईरान को बॉक्स करने की कोशिश की जाएगी किसी निगोशिएशन में और ट्रंप को जो है वो कोई फेस कीपिंग जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जहाँ इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और ये हमें इस हकीकत से आगाही भी है कि आज जो भी एग्रीमेंट हो जाएगा वो ज़्यादा अरसे टिकेगा नहीं, क्योंकि वेस्ट का जो मंसूबा होता है उसका कोई प्लान बी नहीं होता। और मेरी ये रीडिंग है कि ये चीज़ें सिर्फ टाइम बाय करेंगी और उसके बाद वो दोबारा जो हैं वो पलट के आएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम इंसानियत को अपनी तरफ रखें तो भले ईरान कितनी ही अपनी जो है वो जंग में ताकत से जवाब देने की अहलियत रखता हो, लेकिन जंग बहरहाल नुकसान करती है और दोनों पार्टीज का करेगी, तो उसकी एडवोकेसी तो हम नहीं करते। लेकिन ये हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि इस बात की आगाही ज़रूर है कि ये जो भी निगोशिएशन होंगी, जो कि अगर वो इजराइल के 3 पॉइंट्स जो उन्होंने अपने हिब्रू मीडिया पे कहा भी है कि हमने प्रपोज किए थे कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करे, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बिल्कुल बंद करे और जो रीजनल उसके एलाइज हैं उनको सपोर्ट करना बंद करे। इन 3 पॉइंट्स पे हम निगोशिएशन करेंगे। तो इसमें ये ईरान को इसमें क्या फायदा होगा ये नहीं पता, लेकिन इससे ये भी समझ में आ रहा है कि फिर कुछ पॉइंट्स और भी होंगे। अगर रीजनल एलाइज ईरान के बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यकीनन फिर कोई और बात भी होगी जिसपे फिलहाल इस चीज को जो है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो टाला जाएगा। जिसमें से एक चीज जो मार्केट में मीडिया में अभी है वो ये है कि दोबारा से जैसे JCPO के वक्त पे ईरान ने अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो रशिया के पास अरायतन रखवा दिया था, अब भी यही बात हो रही है कि इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रशिया ने ऑफर किया है कि आप मेरे पास रखवा दें। लेकिन पॉइंट वही है, मैं चूंकि अब जाहिर है ट्रांसलेशन बहुत आसान हो गई है, तो अगर आप इनका लोकल या डोमेस्टिक मीडिया देखें इसराइल का या किसी भी मुल्क का, तो वो ज्यादा खुल के वहां बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे वो उसमें लिख रहे हैं कि वेस्ट को किसी भी ईरान के साथ बैड डील में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल ये चाह रहा है कि ये मेरा लास्ट चांस है और इस मोमेंटम को नहीं टूटना चाहिए। और ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि ईरान जो है वो एक और शौक की तरह एक दिन की जो है उसके अंदर यहाँ पे इसको जो है वो काया पलट नहीं हो सकती। ये लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन है। तो मेरा क्या जाता है, अमेरिका को इसमें धकेलते हैं, बॉडी बैग्स अमेरिका ही वापस जाएंगे। तो ट्रंप जो है ठीक है चीमा साहब, आपको लग रहा है कि ये टैक्टिक्स एंड टाइम को बाय किया जा रहा है? ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है? जॉन हुसैन साहब से हम जान लेते हैं। जॉन साहब, क्या हो रहा है ईरान में? ईरानी अवाम के जज्बात क्या हैं? और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती हैं, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई है, कभी ऐसा लगता है तनाव में कमी आ गई है, या आखिर चल क्या रहा है?
देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जंग नहीं होगी और अटैक नहीं करेगा अमेरिका। एंड अभी भी ऐसी ही तासुर हो रहा है ईरान में, जो फीलिंग आ रही है लोगों को भी और ऑफिशियल्स को भी, वो यही है कि अमेरिका जंग नहीं करेगा बिला वजह, इतना ज्यादा नुकसान वो बेयर नहीं कर सकते। एंड एट द सेम टाइम जो डिमांड्स करवाने की कोशिश कर रहा था यूनाइटेड स्टेट ने, देखा कि ईरान ने उसको जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको मुस्तरद किया कॉन्स्टेंटली। लारेजानी साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज आउट ऑफ रीच, मतलब वो नहीं, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ईरान। तो अभी आई थिंक दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि हो सकता है कि कोई बातचीत आगे बढ़े, अच्छी हो जाए। ईरान भी चाहता है कि नेगोशिएशन हो, लेकिन वो नेगोशिएशन फेयर एंड इक्विटेबल बेसिस के ऊपर हो, और उसी के ऊपर ईरान जो है इस वक्त अपना स्टैंड पॉइंट लेके खड़ा हुआ है। जॉन साहब, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं अमेरिका ने, ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या ईरान ये मान लेगा या अपनी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाएंगी? किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी? आप नोटिस करें टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस आए हैं अमेरिका के खुद के स्टेटमेंट्स के थ्रू भी। शुरू में 4 नुकात पे उन्होंने 4 टर्म्स दिए कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना उसको लिमिट करे। तीसरा कि इसराइल को वो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस उनके खिलाफ है उसको सपोर्ट ना करें। और चौथा कि इसराइल को खिलाफ बोलना बंद कर दें बेसिकली। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना बयान दिया, लेटेस्ट बयान ये आया था कि वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्टर्स के ऊपर रुक गए थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम की जहां तक बात आती है तो अमेरिका खुद भी कह चुका है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर चुका है। तो आई डोंट नो किस चीज के ऊपर बात हो रही है। स्टॉक पाइल्स बहरहाल वो कह रहे हैं कि 400 किलोग्राम का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो पहले लगता था कि खत्म हो गया, लेकिन वो अब स्पॉन्टेनियसली वो भी है, तो उसको किसी तरीके से ट्रांसफर किया जाए, जिसको ईरान नहीं करेगा। ईरान ने मना कर दिया है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो था पॉइंट, वो भी चेंज हो गया, अब वो प्रोटेस्टर्स में टर्न हो गया। प्रोटेस्टर्स पर भी कोई इशू इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक नेगोशिएशंस जिस चीज के ऊपर होंगी वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर होंगी। अगर अमेरिका इंसिस्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल कि दूसरी चीजों के ऊपर भी नेगोशिएशन हो, तो ईरान ने क्लियरली अपना मौकिफ जो है वो बनाया रखा है कॉन्स्टेंटली सिंस द फर्स्ट डे, और अभी भी यही बयान चल रहा है कि बाकी चीजों के ऊपर नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है चीमा साहब, आप बहरी बेड़ा तो ईरान की जानिब गामजन है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर बहुत बुरा होगा। वही धमकियां, वही गीदड़ भपकियां ट्रंप की तरफ से जारी हैं, तो ये क्या है फिर? देखिए, एक तो ये कि इनको गीदड़ भपकियां नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को इस तरह कॉर्नर कर लेते हैं और अपना पूरा पॉलिटिकल करियर जो है वो इन डिसीजंस पे रख लेते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात आपको मजबूरी में भी कुछ करना पड़ता है। अच्छा। यही बिल्डअप इन्होंने वेनेजुएला के इर्द गिर्द भी किया था, और बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद नहीं होगा, लेकिन जब आप इतना बिल्डअप कर लेते हैं और उसकी भी एक कॉस्ट होती है, तो उसके बहुत चांसेस होते हैं किसी भी मिस एडवेंचर के। जो है 2 जगहों पे, एक कुम पे और एक जो है और जगह, उसका नाम जो है वो मुझसे एस्केप हो रहा है, वहां पे 3.5 मैग्नीट्यूड का जो है वो अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया गया है। तो यकीनन ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। प्लस इनका जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वॉरफेयर का एक इनके पास वेपन है, जिससे ये पूरे का पूरा रेडार सिस्टम वगैरह जैम करते हैं, वो चाइना के पास है और अमेरिका के पास है। तो वो भी, उसको भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है कि कितने रेडार वगैरह और कितना इनका जो है सारे का सारा सिस्टम जो है मिसाइल का, उसको हम डिसआर्म कर सकते हैं। सही। तो ऑप्शन ये टेबल पे तो है, ये हमाकत टेबल पे बहरहाल मौजूद है, और ये ईरानियंस को भी इस बात की आगाही है। लेकिन उसमें सिर्फ एक बात यह है कि ट्रंप जाती तौर पे सिर्फ विक्टोरियस होना चाहते हैं, लेकिन क्रूसेडर नहीं बनना चाहते। जंग नहीं करना चाहते, लेकिन जंग का जो है वो सेहरा अपने सर पे जरूर सजाना चाहते हैं। पेंटागन के अंदर बहुत शदीद डिवीजन है। एक जो सेन माइंड है वो कहते हैं कि ये लंबी जंग बन जाएगी, जिसके अंदर अमेरिकन बॉडी बैग वापस आएंगे, जो कि हमारे लिए कॉफिन के अंदर लास्ट नेल बन जाएंगे। सही। दूसरा ये कहते हैं कि नहीं, इस जंग को हर सूरत में होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्राउंड फोर्सेस भी किसी तरीके से अंदर करेंगे। 10, 15, 20 लोग जो हैं टॉप के अगर हम मार लेते हैं, तो एक आध बंदा जो है वो बीच में, हम कोई ऐसी अरेंजमेंट अगर हम करते हैं जिससे वो सिस्टम को भी संभाल ले, तो ये सारी विशफुल थिंकिंग है। इस पे वो बात जरूर कर रहे हैं, और ये बातें बाहर भी आ रही हैं। बहुत करीब के जो लोग हैं वो अपने जो पैरेलल मीडिया है उसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये हमारे डिस्कशन में है। जॉन हुसैन साहब, जिस तरह से डॉक्टर चीमा साहिबा ने इशारतन बात की वेनेजुएला के हवाले से कि पहले बातें हुई, उसके बाद वेनेजुएला पे अटैक हो गया, कार्रवाई हुई, जिस तरह से जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। क्या अमेरिका ये हमाकत ईरान में कर सकता है, और क्या ईरान को वेनेजुएला समझा जा सकता है?
और जैसा कि आपने इशारा किया वेनेजुएला की तरफ, जी, जी, आई डोंट थिंक कि ईरान और वेनेजुएला के अंदर कोई भी कंपैरिजन है। देखिए वेनेजुएला की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम ईरान। फर्स्ट पॉइंट, इन वेनेजुएला के अंदर जो अपनी मिलिट्री लीडरशिप थी उनकी, वो खुद कॉम्प्रोमाइज थी। वेनेजुएला के जो मदुरो का क्लोजेस्ट एलाय था वो CIA के लिए काम कर रहा था। उन्होंने सारी चीजें जाहिर है कॉम्प्रोमाट के जरिए उनको अंदर इजाजत दी आने की। आपने देखा कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई और चीजें जो है वो अमेरिका आया और लेके चला गया। ईरान में ऑन दी अदर हैंड जो IRGC है, इट इज अ रेवोल्यूशनरी फोर्स और ये बड़ी मजबूत लेयर्स के हिसाब से काम करती है। इसके अंदर सिर्फ एक लेयर नहीं है बल्कि 3-4 लेयर्स हैं जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है और मॉनिटरिंग होती है। ईरान के अंदर आना अमेरिका के लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि वेनेजुएला ने कभी भी रेजिस्टेंस शो नहीं की फिजिकली टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि ईरान ने प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस शो की है टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फिजिकली भी 12 दिन की जंग में भी रेजिस्टेंस शो की थी अटैक करके। और 2010 के बाद आपने देखा 14 में किस तरीके से अमेरिका की शिप के ऊपर ईरान ने ऑन बोर्ड किया और सेलर्स को निकाला और जो फौजी थे अमेरिका के उनको तेहरान के अंदर परेड भी करवाई। तो आई डोंट थिंक द कंपैरेटिव इज द सेम। वी कैन नॉट हैव द सेम रिलेशनशिप बिटवीन वेनेजुएला एंड ईरान। और तीसरी बात यह है कि ईरान बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ इट्स ड्रोन एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये एक चीज है जो कि वेनेजुएला के पास नहीं है। ईरान के पास बहरहाल अमेरिका जितनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी जरूर है। यही चीज तो खटकती है अमेरिका को। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जॉन हुसैन साहब मौजूद थे और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा मौजूद थी। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।